जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 345 में। आज तारीख है 11 सितंबर 2020 और अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि एसएससी रिफॉर्म के लिए आज फिर 11 तारीख को 11 बजे ट्विटर से #SSC रिफॉर्म ट्वीट करना आप सभी को, जिससे कि आने वाले समय में एसएससी अपना एग्जाम्स जो टाइम बाउंड है उसके अंदर ले सके और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी उसकी तेज कराई जा सके। तो आप सभी स्टूडेंट चाहे वो एसएससी के हों या नहीं हों, आप सभी को ट्वीट करना है, क्योंकि एक सिस्टम में बदलाव आएगा तो फिर अगले सिस्टम की तरफ हम स्विच करेंगे। ठीक है, एक बात और भी कि आज का जो करंट अफेयर्स है वो डेटाबेस है जिसके की आने की संभावना एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली होती है। ठीक है, तो आप इसके डेटा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी ने किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर से स्वनिधि संवाद किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। अब ध्यान देंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, यह संवाद सड़क विक्रेता के साथ किए हैं। कब? 9 सितंबर 2020 को। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब ध्यान दें, ऐसा उन्होंने किया क्यों? आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सेक्टर प्रभावित हुए हैं, उसमें वैसे लोग भी प्रभावित हुए हैं जो गरीब सड़क विक्रेता, अर्थात जो सड़क के किनारे जो विक्रेता हैं जिनकी आजीविका उन्हीं गतिविधियों पे चलती है, उनसे बात किया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के दौरान देश लॉकडाउन में रहा और उन लोगों का भी व्यापार प्रभावित रहा। ठीक है, और इसी को फिर से बूस्ट करने के लिए, ताकि उनको रिनोवेट किया जा सके, ठीक है, इसी के लिए उन्होंने क्या करा? उन सभी से बात करा। हालांकि इस योजना की शुरुआत जो पीएम स्वनिधि योजना है, ठीक, उसकी शुरुआत 1 जून 2020 को ही करी जा सकती थी। कब? 1 जून 2020। इस डेट को ध्यान रखेंगे और पीएम स्वनिधि योजना का नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? उत्तर है अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। अब यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। अगर दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहेगा तो अनंतपुर यानी आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। जो अनंतपुर है वो आंध्र प्रदेश का ही एक जगह है। ठीक है, लेकिन अगर कहते कि भारत की पहली किसान रेल कब चली थी, भारत की पहली किसान रेल मैं बोल रहा हूं, यहां किसान वर्ड भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहली किसान रेल जो चली थी वो 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली से, कहां से? महाराष्ट्र में एक जगह है, कौन? देवलाली, और देवलाली से लेके बिहार के दानापुर के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगर केवल भारत का है तो हो जाएगा कहां पे? जो महाराष्ट्र है उसके देवलाली से बिहार के दानापुर तक, जबकि अगर दक्षिण भारत का है तो अनंतपुरा आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। अब ध्यान देंगे कि किसान रेल चलाने का मतलब क्या है। तो ऐसे नॉर्मल जो ट्रेन हैं उनसे अगर किसान अपना माल, फल, सब्जी, इस तरह के जो कच्चे पदार्थ हैं उनको भेजता था तो जाने में अधिक समय लगता था, जिससे क्या होता था कि उनका सामान सड़ जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ये जो स्पेशल ट्रेन है इसका कहीं स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, और जो आप दूरी 46 घंटे 48 घंटे में तय करते थे वो 13 से 14 घंटे में आप तय कर सकेंगे। साथ ही साथ जो किसान है उसे एक अच्छा मार्केट भी मिल सकेगा, और किसान को जब अच्छा मार्केट मिलेगा तो क्या होगा? उसका प्रोडक्ट भी सही टाइम पे सेल होगा और उसे मुनाफा भी ज्यादा होगा। इस स्थिति में किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, और इसी पर्पज से, क्योंकि गवर्नमेंट का लक्ष्य भी 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना, और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने किसान रेल चलाने जैसी योजना को शुरू किया, जो कि पहली बार कब चला? 7 अगस्त 2020 को। तो 7 अगस्त 2020 जरूर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। टमाटर, नारियल, पपीता एवं मिर्च उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? उत्तर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? जो प्रस्तावित है वो अमरावती, और अमरावती में ही देश का 25वां उच्च न्यायालय बन रहा है। तो इस 3 चीज को तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। भारत की पहली किसान रेल किस दिन चलाई गई थी? अभी अभी मैंने ऊपर चर्चा किया, 7 अगस्त को। कहां से? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। भारत में बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 तक कितनी गिरावट आई है? तो 1990 में ये बाल मृत्यु दर था 129, ठीक है, जबकि अभी कितना हो गया घट के? सिर्फ 34। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या
6 की तरफ। भारत में 1990 से 2019 तक शिशु मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? ध्यान देंगे, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर दोनों दो शब्द है, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? तो ये आई है, पहले 89 था 1990 में और अभी कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। यानी जो जन्म लेते के तुरंत का बच्चा वो शिशु है और जो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है वो हो जाता है बाल मृत्यु दर में, वो काउंट करा जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। दुनिया ने बाल मृत्यु दर को 25 तक लाने के लिए, यानी जैसे भारत ने घटाकर 28 तक 34 तक लाया, उसी तरीके से पूरे विश्व में बाल मृत्यु दर को 25 तक लाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो 2030 ईस्वी तक पूरे विश्व ने यह लक्ष्य रखा है कि हम बाल मृत्यु दर को 25 तक घटा करके लाएंगे। ध्यान देंगे कि भारत में बाल मृत्यु दर को 23 तक लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो वो रखा गया 2025 तक। यानी कि अगर भारत की बात करें तो वो विश्व से 2 कम करके, यानी 23 मृत्यु दर तक लाने के लिए 2025 का टारगेट रखा है, जबकि पूरे विश्व ने 25 तक का मृत्यु दर लाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो है वो टेक्निकल बेस्ड डेटा है जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। भारत का किन दो देशों के साथ पहली त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित हुई है? उत्तर है फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि एक हुआ भारत, दूसरा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हुआ द्विपक्षीय संबंध। कैसे? क्योंकि भारत फ्रांस, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भारत, तो ये 2 पक्ष हुए, ठीक है। 3 देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि इन संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से, यानी जो आपसी संबंध है किसके? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के, उनको मजबूत करने के लिए ये जो है एक कॉलेग है, ठीक है। और एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे कि इसमें क्या बात करी जाएगी? तो इसमें आपसी तीनों देश कैसे अपने शांति व्यवस्था कायम कर सकते हैं, सुरक्षा, समृद्धि या फिर अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें कैसे शांति बनाया जा सकता है और अपने आप को कैसे ताकतवर बना सकते हैं, इस पर ये तीनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। जैसे कि कोई फ्रांस की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ साझा करेगा, इंडिया की टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस के साथ साझा करेगा, यानी तीनों मिलकर के एक दूसरे के विकास में भागीदार बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने किसने करी? तो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता करी वो कौन थे? हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला थे। जबकि यूरोप, चूंकि फ्रांस है वो कहाँ आता है? यूरोप में, ठीक है। तो जो यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय के और विदेशी मामलों के महासचिव कौन? फ्रांसवा ड्वेट्रे, उन्होंने फ्रांस के तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया के विदेश विभाग और व्यापार सचिव कौन? फ्रांसिस एमंडसन। इन तीनों ने मिलकर के इसकी क्या करी है? सह अध्यक्षता करी है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। पीएम मोदी ने बिहार में किस जगह फीस ब्रूड बैंक स्थापित करने की घोषणा करी है? उत्तर है सीतामढ़ी। और ध्यान देंगे एक फुल फॉर्म आपसे पक्का पूछा जाना आपके एग्जाम में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जैसे आपको उस समय आया था ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो PMJJY, PMKVY, इस तरह से जो वर्ड आते थे और उसका फुल फॉर्म आता था। ठीक उसी तरीके से आप ध्यान रखें PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य सड़क योजना, इसका फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं इसके साथ ही पीएम ने एक और एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। कौन सा? पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन। तो ई गोपाला एप्लीकेशन को ध्यान रखेंगे और PMMSY को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि होगा क्या कि इसमें गवर्नमेंट का लक्ष्य है इस योजना के तहत कि 2024 से 25 तक बिहार में मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। जिससे फायदा क्या होगा? ये जो मछुआरे या फिर जो मत्स्य किसान है, ठीक है, जो मछली पालन करने वाले किसान हैं, उनकी आय को डबल किया जाना है, ठीक है।
एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री एक क्रांति आपने पढ़ा होगा, नीली क्रांति, और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। ऊपर एक वर्ड आया था टमाटर, तो टमाटर की क्रांति किससे संबंधित है? तो इसको हम कहते हैं लाल क्रांति। मीट से भी है और टमाटर से भी है, ठीक है। एक बात और भी, यहाँ पे ऊपर नारियल है, तो नारियल आते ही आपके दिमाग में कासरगोड जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वही है इसका अनुसंधान संस्थान। और टमाटर है तो टमाटर एक सब्जी है, और टमाटर यानी कि सब्जी अनुसंधान संस्थान का है तो अपने ही बगल में बनारस में है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। वैसे हम देख रहे थे प्रश्न संख्या 10। अब इसमें आगे ध्यान देंगे कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में एक फिश फीड मिल की एक यूनिट बिठाई जा रही है। एक यूनिट कहां बिठाई जा रही है? मधेपुरा की फिश फीड, ठीक है, यानी मधेपुरा में बिठाई जा रही है फिश फीड मिल के नाम से। जबकि पटना में 2 यूनिट बिठाई जा रही है। कौन कौन? फिश ऑन व्हील्स नाम की 2 यूनिट बिठाई जा रही है। कहां पे? पटना में। तो आपसे अगर बिहार का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान में रख के जाएंगे, ठीक है, कि नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक यूनिट बिठाई जाएगी, जबकि पटना में फिश ऑन व्हील्स नाम की 2 यूनिट बिठाई जानी है, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुमानित खर्च, ठीक है, यानी अनुमानित राशि जो निवेश किया जाना है वो है 20,050 करोड़ रुपए। कितना? 20,050 करोड़ रुपए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। बिहार के किस जिले में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? उत्तर है किशनगंज। इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। और किस तरह का प्रयोगशाला है? तो जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला। तो देखिए, बिहार का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसी तरह के प्रश्न आपके आने वाले हो सकता है बिहार एसआई में, या फिर अन्य जो बिहार के एग्जाम्स होंगे उनमें पूछे जाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया है। कहां पर? मॉन्ट्रियल कनाडा। कहां पे? मॉन्ट्रियल कनाडा। अब ध्यान देंगे यार एक बात आप, कि दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस जो कि कनाडा के दूसरे सबसे बड़े शहर मॉन्ट्रियल में। तो यहां से ये चीज आप समझेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप कहां है? मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह जो रूफटॉप ग्रीन हाउस है, ठीक, इसको टोटल लगभग 100 तक खोले जाने की संभावना है। यानी कि टोटल ऐसे 100 रूफटॉप ग्रीन हाउस खोले जाने की बात कही जा रही है। और इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा यह है कि इससे जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनिक सब्जी या फिर जो हर्ब्स हैं उनको बढ़ावा देगा, ठीक है। साथ ही साथ एक प्रश्न यहां से आपसे और पूछा जा सकता है कि ये जो रूफटॉप ग्रीन हाउस है इसको स्थापित करने वाली कंपनी कौन है, या फिर बनाने वाली कंपनी कौन है? तो उसका नाम है लूफा फॉर्म। क्या नाम है? लूफा फॉर्म। और लूफा फॉर्म ही ग्रीन हाउस रूफटॉप को बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। EASA 2.0 सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले बैंक कौन कौन से? ध्यान देंगे, पहले स्थान पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे पे भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, और तीसरे पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC। अब यहां पे एक बात ध्यान देंगे आप कि जो ईज का नाम मैंने लिया उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा इनहैंस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि बेहतर सुविधा प्रदान कराने के लिए जो अपनी भागीदारी इनहैंस करा है सबसे ज्यादा वो किसने करा है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसी को इन डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में कौन सा रैंक मिला? पहला, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, और दूसरा है SBI का, और तीसरा है किसका? OBC का, ठीक है। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो ईज रैंकिंग तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो IBA नाम का एक एसोसिएशन है, ठीक है, एक टीम है, और वही
ईज रैंकिंग तैयार करता है। ठीक है, अब आईबीए का फुल फॉर्म क्या है? तो आईबीए का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो आप आईबीए का भी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ईज का भी ध्यान रखेंगे, EASE यानी इनहैंस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे कि आईबीए का हेडक्वार्टर का है, तो आईबीए का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ कौन है? सुनील मेहता। जरूर ध्यान रखेंगे इनके सीईओ का नाम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। पीएम ने बिहार में कहां फीस ऑन व्हील्स के 2 इकाइयों का उद्घाटन किया? अभी अभी हमने बताया कि फीस ऑन व्हील्स कहेगा तो हो जाएगा पटना, जबकि फीस फीड कहेगा यानी फीस फीड मिल कहेगा तो हो जाएगा मधेपुरा। तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। पीएम मत्स्य संपदा योजना में कब तक निर्यात आय 1 लाख करोड़ का है? तो ध्यान देंगे हम यहां पे बात कर रहे हैं निर्यात आय का। ठीक है, तो यानी बेचने का, तो बेचने का है 1 लाख करोड़ का कब तक? 2024 से 25 तक में। ठीक है, जबकि इसमें कितना खर्च किए जाने का लक्ष्य है? तो वो है 20,050 करोड़ का। दोनों राशि अलग अलग है और आप दोनों को अलग अलग ध्यान में रखेंगे। अगर निवेश करने की बात कहेगा तो 20,050 करोड़ रुपए का 2024 से 25 तक, जबकि अगर निर्यात अर्थात इससे हमारे आने वाले पैसे यानी बेच करके जो हम लाभ कमाएंगे वो है 1 लाख करोड़ रुपए तक का। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। शिक्षा मंत्रालय कब से कब तक शिक्षक पर्व मना रहा है? उत्तर है 8 सितंबर से लेके 25 सितंबर 2020 तक। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपने सुना कि हाल ही में आई थी नई शिक्षा नीति। ठीक है, क्या? नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति को ही प्रमोट करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है शिक्षक पर्व है वो 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक देश के अन्य जगहों पे कहीं 10 से 11, कहीं 11 से 12 यानी 2 दिवसीय 3 दिवसीय करके पूरे भारत में अनेक अलग अलग जगहों पे ये शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। आईसीसी में T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पे? उत्तर है डेविड मलान। ध्यान देंगे कि आईसीसी की T20 बल्लेबाजी, जो अभी T20 बल्लेबाजी यानी जिसमें 20 ओवर का मैच होता है, आईपीएल नहीं T20। ठीक है, और इसमें डेविड मलान जो है वो इंग्लैंड के पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन है? बाबर आजम जो पाकिस्तान से हैं, और तीसरे पे अरुण फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और चौथे पे अपने देश भारत के केएल राहुल है, जबकि विराट कोहली इसमें 9वें स्थान पे और 11वें पे कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस पूर्व क्रिकेटर ने अपना संन्यास तोड़ने हेतु बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा है? ठीक है, तो ये लिखा है युवराज सिंह ने। युवराज सिंह जो है वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपना संन्यास तोड़ने हेतु बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ, 19 की तरफ। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 हेतु किसे नॉमिनेट किया गया? उत्तर है यूएस के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का ही नाम नॉमिनेट करा गया नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 की तरफ। सैनिटाइजेशन ऑन 1 कॉल की शुरुआत किस शहर में की गई है? उत्तर है लखनऊ। और अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं तो इस प्रश्न को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपने यहाँ की जो मेजर योजनाएं होती हैं, जो उनका पॉजिटिव होता है, उस वर्क को जरूर अपने एग्जाम्स तक ले जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से आपको ऐसे प्रश्न को तो कतई नहीं छोड़ना है। तो सैनिटाइजेशन ऑन 1 कॉल की शुरुआत लखनऊ में करी गई है। ठीक है, और लखनऊ के राज्यपाल कौन है? तो वहां की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और इनका नाम तो आप सभी को पता ही होगा। और आज का आपके लिए सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप सभी रुझान दिखा रहे हैं आप कमेंट जरूर करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले डेली डोज में, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।